नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरीश चैनल के इस नई वीडियो में स्वागत है। आजकल जैसा कि लगातार मैं ज़्यादातर वीडियो चैनल पर लाता हूँ, लेकिन जब भी ला रहा हूँ तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो BA HI 101 कोड है, जिसका BA हिस्ट्री यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जो प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हिस्ट्री यानी इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। और इतिहास को एक दोस्त के तरीके से पढ़ाने की, आप सभी को एक कठिन से आसान भाषा की तरफ मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमें जो हिंदी माध्यम के जितने भी मेरे साथी हैं, उन सभी को जितने भी नए नए अपने स्टूडेंट आए हुए हैं, और जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि अपितु हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, और जो तैयारी करने वाले, जो ज़्यादा ज़्यादा तो उन्हें आना चाहे जो तैयारी करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी आना चाहे जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आप दोनों क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा रेगुलर के छात्र भी लगातार यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी कुछ और नहीं होगा। इतिहास में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरा कुछ और पढ़ा रहा है। इतिहास एक ही है। इतिहास जितना अभी तक खोजी गई महत्वपूर्ण घटनाओं का जो भी संग्रह होगा, वो आपकी किताब में भी यही होगा और मेरी किताब में भी यही होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ और पढ़ रहे हैं, हम कुछ और पढ़ रहे हैं। दोनों की किताबों में एक ही चीज़ लिखी हुई होगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा अपना इंट्रो नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा अपने एक नई शुरुआत तो कर नहीं रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो मेरे इसी चैनल स्टडी विद हरी पर जाएं और उसे देखें। अगर आपको बढ़िया लगता है, आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत करो, आप स्वतंत्र हो पूरी तरीके से। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर समझा दूँ कि मैंने इकाई 1 जो पूरी कर ली है, यूनिट 1 पूरी कर ली है, और हम आज सेकंड यूनिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पाषाण युग, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग एवं नवपाषाण युग। इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना को ज़्यादातर पढ़ेंगे। उद्देश्य हमें प्राप्त पता है, उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। फिर परिचय, फिर मानव प्रजाति की किस प्रकार से शुरुआत हुई, इनका किस प्रकार से विकास हुआ, पुरापाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, और नवपाषाण काल क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और अंतिम में सारांश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है, मैं आपको एक टीचर के तौर पर या एक बड़े टीचर के तौर पर तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, और ना मेरे पास ऐसे कई कंडीशंस होती है इंसान की, जो इंसान को कई मजबूरियाँ होती है जो दबा देती हैं। तो इन्हीं मजबूरियों के कुछ पलों का मज़ा हम भी ले रहे हैं। और ज़रूर एक ना एक वक्त हर किसी का एक स्ट्रगल का एक टाइम आता है, तो खैर हमें इसे मज़े के तौर पर लेना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आप सभी को मैं बता दूं, मेरा उद्देश्य आप सभी को यही है कि ऐसा नहीं है, पीडीएफ से आप भी पढ़ सकते हैं। आप भी इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और मुझसे भी ले सकते हैं, और इससे पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो में आपको पढ़ने का क्या बेनिफिट मिलेगा, आप इस वीडियो में किस उद्देश्य से आएंगे और किस उद्देश्य से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप ज़रूर एक कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाइए। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी क्लासेस, बहुत कम संख्या में क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जितने भी क्लासेस ले रहे हैं, तो इन क्लासेस के अंतर्गत मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अपने साथी हैं जो एक कॉपी पेन लेकर इसका नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन सभी का जो मतलब आगे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो आप देख लेना इसी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपरों में। जब आपको हिस्ट्री का पेपर मिलेगा, 19 नंबर के सवाल मिलते हैं, और जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनको भी बताऊँगा कि जब आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी भी बैठने का मौका मिलेगा, तो आपने इतिहास
इतिहास में ये बात जो इतिहास के पेपर में जो प्रश्न होगा वो बात आपने पहले मुझसे ही सुनी होगी और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मेरे समझाने का आपको बहुत ही मतलब एक आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न रहेगा, क्योंकि किताबी जो भाषा होती है वो नए नए जो एस्पिरेंट या नए नए जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं आपको पहले ही इसीलिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरुआत की और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं लगातार सभी सेमेस्टर को पढ़ा सकूं। हाँ, ऐसा है, धीरे धीरे मैं इसकी शुरुआत करूंगा। ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पर, आपके लाइक्स पर और आपके सब्सक्राइब की कितने आप सब्सक्राइबर लाते हो। फिलहाल चलिए सीधा शुरुआत करते हैं, हम इसकी प्रस्तावना पर बढ़ते हैं। और प्रस्तावना जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष से अधिक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय इसका वातावरण अत्यंत कठोर और विषम था। इस पर चारों ओर बर्फ की परत बिछी हुई थी। कालांतर में मौसम में बदलाव होने के साथ साथ बर्फ की मात्रा में कमी आई। संसार के विभिन्न हिस्सों में मानव प्रजाति का प्रादुर्भाव हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति का यहाँ पर समय देखिए कितना बता रखा है, 4.6 अरब वर्ष से अधिक हो चुके हैं पृथ्वी की आयु को। यह पृथ्वी के अब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो इसका वातावरण था वो ऐसा नहीं था जैसे आज आप देख रहे होंगे, या ऐसा नहीं था कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि घर वर नहीं रहे होंगे कुछ। देखिए, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी ना, तो एकदम सफ़ेद बर्फ़ की चादर थी। फिर धीरे धीरे जैसे आप आज देख पा रहे होंगे, या आप आज के नए विज्ञापनों खोजों में देखते होंगे कि कई बार यह विचार विमर्श जो अखबार के जो पेजेस निकलते हैं उन पर भी लिखा हुआ है कि हिमालय के जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। एक क्लाइमेट चेंजिंग का हम पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, धीरे धीरे मौसम बदलाव। तो उस समय भी मौसम बदलाव होता था, ऐसा नहीं है कि आज ही मौसम बदलाव हो रहा है। आज तो चलो हम समझते हैं कि विकास से विनाश की तरफ की अगर एक शुरुआत हुई, तो तब हमें क्या लगता है कि हमें उसकी वजह से बर्फ़ के जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, हिमालय क्षेत्र की बर्फ़ धीरे धीरे घट रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कमेंट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक मात्र वही रीज़न है। बर्फ़ जो मौसम जो बदलाव होता है वो आज से ही नहीं, 4.6 अरब वर्ष पहले भी होता था। इसका आप यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। पृथ्वी के प्रारंभ में कई करोड़ वर्षों तक जीवन केवल पौधों और पशुओं तक ही सीमित रहा। मनुष्य की उत्पत्ति नूतन महाकल्प के दौरान हुई। कि पृथ्वी की जो शुरुआत थी, जिस समय बर्फ़ की चादर धीरे धीरे जब मौसम बदलाव की वजह से जब धीरे धीरे पिघली, तो उसके बाद क्या दिखा, उसके बाद जो शुरुआत हुई वो किस प्रजातियों की हुई। एक तो पेड़ पौधे प्रजाति हो गए, एक जैसे धीरे धीरे उसके बाद फिर जानवरों की शुरुआत हुई और मनुष्य तीसरे क्रम में आया। मनुष्य ऐसा नहीं कि एकदम जन्म ले लिया, मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई वो नूतन महाकल्प में हुई। अब सवाल बैठता है कि भाई नूतन महाकल्प है क्या। तो पृथ्वी की परत के विकास की अवस्थाओं को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। फिर पुनः ये कल्प कई युगों में विभाजित किए गए हैं, यानी युग से पहले का जो क्रम है वो कल्प है। ये कल्प है नामतः, यानी नाम के अनुसार आद्यकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प और नूतन महाकल्प। इसी नूतन महाकल्प को चतुर्थक युग भी कहा जाता है, जिसे इसे प्लाइस्टोसीन यानी अति नूतन और होलोसीन अद्यतन के रूप में विभाजित किया गया है। प्लाइस्टोसीन की समय सीमा 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच आकलित की गई है। इस दौरान इस काल में 4 हिम युग भी देखे गए थे, यानी बर्फ के युग। धीरे धीरे भाई बर्फ़ पिघल रही थी, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक वर्ष 100 वर्ष में या 200 वर्ष में, भाई बहुत हजारों वर्षों लाखों वर्षों में धीरे धीरे बर्फ़ का पिघलना हुआ। और बर्फ़ के पिघलने के बाद धीरे धीरे जो सफ़ेद चादर थी वो हटी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई, जानवरों की उत्पत्ति हुई और नूतन महाकल्प में धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति भी हुई। और इसका जो परिचय है वो हम आगे, और इसका मनुष्य की विकास क्रम वाले टॉपिक में भी हम आगे इसको वो करेंगे। यहाँ पर तो इसका क्या है, एक प्रस्तावना है कि पूरे लेसन की प्रस्तावना है। यहाँ पर एक ही टॉपिक पर हम बैठ नहीं सकते हैं।
और इसका उद्देश्य, इस लेसन का उद्देश्य, इस इकाई का उद्देश्य क्या है, मैं आपको क्यों यहाँ पर आया हूँ आप सभी के सामने, मेरा आज का इस वीडियो का उद्देश्य है क्या। तो इस वीडियो का उद्देश्य है कि भाई भारत के प्रारंभिक निवासी थे कौन, आखिर भारत में सबसे पहले कौन कौन से लोग आए थे, कहाँ से आए थे, इनका क्षेत्र में इन्होंने किस प्रकार से धीरे धीरे अपना क्षेत्र अधिवासों यानी अपने घर बनाए, किस प्रकार से इन्हें आवासों का निर्माण किया, किस प्रकार से ये एक सभ्यता इनकी थी, किस प्रकार से क्या प्रथाएं थी, क्या करते थे और क्या मानव विकास की किस प्रकार से शुरुआत हुई, ये हम पूरा यहाँ पर समझने वाले हैं। हम इसके परिचय की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रो की तरफ। तो यहाँ पर आप लगातार देख पा रहे होंगे भारत के प्रारंभिक निवासी कौन थे। सवाल ये उठता है, तो यह तय कर पाना कठिन कार्य है कि भाई प्रारंभिक निवासी थे कौन, क्योंकि उस समय कागज कलम तो थी नहीं, या उस समय पेड़ की छाल या पत्थर पर लकीर तो डाली नहीं जाती थी। तो इसके लिए हमें ये समझना, तो क्योंकि शिलालेख अभिलेख भी नहीं बने थे, उस समय की बात हो रही है। तो जब उस समय की बात हो रही तो हमारे पास कोई पर्याप्त साक्ष्य तो है नहीं कि हम ये तय कर पाए कि भाई प्रारंभ में कौन आया था। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार भारत का दक्षिणी भाग अधिक प्राचीन है। जो भूगर्भ शास्त्री है, पुराविद है, तो वो समझते हैं कि जो भारत का जो दक्षिणी भाग है, हम यहाँ पर देखिए हम अब विश्व से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा लेसन इसी की तरफ फोकस करता है। और उत्तरी भाग का निर्माण इसके बाद तथा सबसे अंत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आप आज भी देख रहे होंगे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है, उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में एकदम आप देखते होंगे धीरे धीरे गर्मी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी रहती है, और प्लेन्स एरिया है। उत्तर भारत में एक पर्वतीय एरिया ज़्यादा है, और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अभी भी मतलब जो उत्तर भारत है उसका दक्षिण भारत के कंपेयर अगर हम करें तो ठंडा जो है अधिक उत्तर भारत में होता है। अतः खैर भारत एक ही है, उत्तर हो दक्षिण हो, लेकिन हम इसे भौगोलिक परिदृश्य से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एकमात्र हमारा यही उद्देश्य यहाँ पर है। अतः हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय भूमि के प्राचीनतम निवासी भारत की दक्षिणी भूमि में ही निवास करते रहे होंगे। कि जो निवासी सबसे पहले भाई किस प्रकार से बढ़ेगा, वो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़बरदस्ती बर्फ़ की तरफ बढ़ता, वो अपनी भाई उस समय ठंडा था, उस समय तो दक्षिण भारत में भी कंपकपी रही होगी, तो धीरे क्योंकि बर्फ़ की सफ़ेद चादर, ठीक जैसे हम फ्रिज को खोलने के बाद देखते हैं बर्फ़ को थोड़ा सा बाहर पे रख के, ऐसा तो है नहीं कि जब तक बर्फ़ को थोड़ा सा बाहर पे रखे तो बर्फ़ गर्म हो गई, भाई बर्फ़ तो पिघलेगी ही, और बर्फ़ जब पिघलेगी तो वो अपने जो उसका एनवायरनमेंट होगा उसको एकदम ठंडा करने की कोशिश करेगी। तो इसी प्रकार की बात हो रही है कि बर्फ़ तो पिघल गई थी, बर्फ़ के पिघलने के बाद जब धीरे धीरे पेड़ पौधे और जानवरों की उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद ठीक मनुष्य की उत्पत्ति जब नूतन महाकल्प में हुई, तो ऐसा नहीं है कि एकदम सा गर्म बन गया था, ठंडा ही रहा होगा। ठीक है, तो यही बातें हो रही है। हालांकि हमें इस बात का कोई ठोस जानकारी नहीं है कि दक्षिण भारत से ही निवास करते रहेंगे, पर हम इस आधार पर कर रहे हैं। और वे किस प्रकार की वस्तुओं को उपयोग में लाते थे, संभवतः काल के क्रम में उनके द्वारा प्रयुक्त सामग्री भूगर्भ में ही लुप्त हो गई, यहाँ पर यह दिखाया गया है। आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर अभाशंकर त्रिपाठी भी कहते हैं, ये एक भूगर्भ शास्त्री है, कि सभी संकेत इसी तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि आदिम मनुष्य अज्ञानता और बर्बरता के अंधकार में अंतर्लीन था। उस समय होना ही था, उस समय कोई विकास का क्रम तो बना नहीं था, या विज्ञान का युग तो बना नहीं था। उसने सभ्यता के प्रकाश की ओर सने सने यानी धीरे धीरे प्रगति करने की कोशिश की। प्राचीन सभ्यता के इस कर्मिक विकास की परिणति से मनुष्य आज सुकुमार बन विज्ञान के इस युग तक पहुंच चुका है। इस अति प्राचीन सभ्यता को हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं। जो इसकी शुरुआत से और अब तक की जो विकास क्रम रहा, तो यही क्या है, पाषाण युग था, वो क्रम था पाषाण युग। क्योंकि बीती हुई अति महत्वपूर्ण घटनाएं ही इतिहास कहलाती हैं, और बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं तो इतनी ज़्यादा है कि हम ऐसा तो है नहीं कि एक युग देखें और उसी में बांटते। जब पाषाण युग में बांटा तो पाषाण युग के बाद भी उन्हें 3 युगों में और विभाजित किया।
तीन युगों में समझने की कोशिश की, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। अब सवाल उठता है कि ये विभाजन भी जो जिस भी साल में जिसने भी बांटे वो किस प्रकार किस आधार पर बांटे। तो ये विभाजन भोजन संग्रहण के तरीकों पर बांटे और इस वर्ष पे कामचनौ तथा ब्रेडवुड द्वारा बांटे गए। उन्होंने बताया कि प्रथम काल के मानव की भोजन के लिए शिकार पर निर्भरता, द्वितीय काल जो दूसरा मध्यपाषाण काल था तो शिकार तथा भोजन संग्रहण की व्यवस्था, और तीसरे और अंतिम नवपाषाण काल का संबंध भोजन के उत्पादन से। पहले तो वो सोचते थे कि भाई किस प्रकार से शिकार किए जाए, किसमें, पुरापाषाण काल में। फिर वो सोचते थे मध्यपाषाण काल में कि यार इसका संग्रहण भी तो किया जा सकता है, एक कोठार वाली व्यवस्था भी तो शुरू होती है। फिर तीसरा जो अंतिम नवपाषाण काल का जो संबंध आता है वो आता है कि भाई हम इसको उगा भी तो सकते हैं या ऐसा भोजन भी कर सकते हैं। पहले तो नॉन वेजिटेरियन ही थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने वेजिटेरियन चीज़ों को उगाना शुरू किया। तो इस प्रकार से ये एक शुरुआत मानी जाती है। वस्तुतः इस तीन युगों के विभाजन के मुख्य आधार पत्थरों के उपकरण तथा साक्ष्य, जलवायु परिवर्तन और जीवन यापन का तरीका है। आगे के पृष्ठों पर इनका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कर लेने की कोशिश करेंगे और संक्षेप में एक दृष्टि हम इससे पहले मानव के विकास के क्रम पर डालते हैं, या मानव का विकास किस प्रकार से हुआ और मानव प्रजाति के पूर्वज कौन थे, इस पर डालते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ज़रूर यहाँ पर हम लगातार इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम लगातार इसको आगे की वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। ये अंतिम हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो मानव प्रजाति को अगर हम यहाँ पर मानव प्रजाति की बात करें तो मानव प्रजाति के पूर्वज और उनका विकास आज से करीब 60 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में आदि मानव का, जिसे हम मानुषम यानी होमोनिड भी कहते हैं, अस्तित्व में आए थे। तो यहाँ पर लगातार अब मुझे यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या करनी है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप नोट्स बनाइए। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई वो वही दक्षिणी के अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में आदिम मानव ने सबसे पहले होमोनिड के रूप में जन्म लिया, और 60 लाख वर्ष पूर्व की ये बात हो रही है। धीरे धीरे अस्तित्व में आए आदि मानव, जिसे हम बंदर के समतुल्य मान सकते हैं, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तो 3 करोड़ वाला पहले लिखिए कि 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदर के समतुल्य आदि मानव, जिसको हमने नाम दिया, तो वो धीरे धीरे उत्पन्न हुए। ये घने जंगलों में वृक्षों पर निवास करते थे। समय के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक कारणों के चलते इन प्रारंभिक कपि समूहों का मैदानों की ओर पलायन हुआ। धीरे धीरे मैदानों की ओर बढ़े। समय के साथ साथ आदिम कपि समूह मैदान की जो एक बंदर का जो एक समान बंदर के समतुल्य दिखते थे, ये धीरे धीरे जलवायु के प्रति अनुकूलित होते चले गए। जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ, जिस प्रकार से आज भी मौसम में क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है, उसी प्रकार से मानव का विकास क्रम भी बढ़ता गया और बदला हुआ महसूस हुआ। समय के साथ साथ मनुष्य के आकारिकी संरचना में परिवर्तन भी हुए, जैसे खोपड़ी चौड़ी हो गई, यानी धीरे धीरे इसका जो मस्तिष्क था वो चौड़ेपन में आ गया, और धीरे धीरे मेरुदंड सीधा हो गया, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी हुई, इसकी थूथन छोटी हो गई, तथा इन सब का संयुक्त प्रभाव उनकी बोली, और जो पहले जैसे वो बोली बोलते थे उनके मस्तिष्क यानी दिमाग, ज्ञान के भंडार तथा उसकी अनेक क्रियाओं पर भी पड़ा, जिसने जंगलों की खाक छानने वाले कपि को उठाकर आज मंगल ग्रह की यात्रा करने वाले व्यक्ति के रूप में परिणत कर दिया है। मानव विकास की इन अवस्थाओं तथा उनकी विशेषताओं को संक्षेप में इस तरह व्यक्त किया जा सकता है कि किस किस प्रकार से उनका विकास हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रामापिथेकस क्या था, तो इनकी पहचान इनके पाए गए जबड़े के टूटे हुए अवशेषों से की गई। यहाँ पर आप देख पा रहे, जिसमें दांत भी दिखाई पड़ते हैं। आप देखते होंगे जैसे कोई कंकाल तंत्र अगर पाया भी जाता है तो उसके दांत बाहर की तरफ आए रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की शिवालिक पहाड़ियों में से इनके साक्ष्य उपलब्ध हुए। इनमें होमिनिड की विशेषताएं अवश्य पाई गई, परंतु ये मूलतः वानरों के ही प्रतिनिधित्व
करने वाले प्रतीत होते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मानव इतिहास के विकास में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना को इंगित करता है। दोस्तों एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ दक्षिणी वानर होत से संदर्भित है। इसकी उत्पत्ति लगभग आज से 55 लाख वर्ष पूर्व से 15 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी ऊंचाई 42 से 55 इंच तक की और वजन 40 से 70 पाउंड के बीच था। इसकी पीठ हल्की झुकाव लिए थी, जैसे बंदरों की नहीं रहती है आज, उसी प्रकार से धीरे धीरे इनके पैर सीधे होते चले गए। इनका जो मेरुदंड था वो सीधा होता चला गया। इनका जो मस्तिष्क था वो चौड़ा हुआ, मस्तिष्क में कुछ विचार बनने शुरू हुए और धीरे धीरे इसमें इनके कुछ लक्षण दृष्टिगत थे जो कि बारों के समान थे, इसलिए इसे आद्य मानव या आदि मानव अथवा प्रोटो मानव की संज्ञा भी दी गई। होमो इरेक्टस क्या है? होमो इरेक्टस इस कपिमारों की उत्पत्ति आज से लगभग 15 लाख वर्ष से और 7.5 लाख वर्ष के पूर्व के बीच में मानी जाती है। इस कपि मानव के लंबी दूरी यात्राएं की, इसमें मानव चलता रहा और इसके अवशेष अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के साथ, यानी वही दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी या पूर्वी हिस्सों में मानव की शुरुआत हुई, तो वहीं तो रानी आज 100 कुछ देश हैं, तो किस प्रकार से है। और इतनी बड़ी पृथ्वी है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी में मानव फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, तो किस प्रकार से उस समय गाड़ी, इस समय है गाड़ी है, इस समय हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, कई चीज़ें हैं, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय कुछ भी यात्रा करने के उद्देश्य से कुछ बनाया ही नहीं गया था। विकास जो मनुष्य का जो विचार का जो क्रम, विचारों के जो विकास हो रहा था उस समय बन ही रहा था, उसका जन्म ही हो रहा था, तो वो चलने की क्या कोशिश करता, लेकिन विचार भले ही नहीं चले होंगे लेकिन मनुष्य फिर भी उस समय चला, ये मानने वाली बात है। तो इस प्रकार से था निएंडरथल, था होमोसेपियंस। होमोसेपियंस से हम विज्ञान में भी इसको पढ़ते हैं और मानव का इसको वैज्ञानिक नाम भी देते हैं। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर लगभग 2.5 लाख से 30,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इससे पहले बुद्धिमान मानव को संज्ञा भी दी जाती थी कि भाई बुद्धिमान मानव बनने लग गया। विश्व के वर्तमान मानव प्रजाति का उद्भव इसी होमोसेपियंस से हुआ था। मैंने क्या कहा था कि जो मानव की अलग अलग प्रजातियां बनी, वो इसीलिए हमने इसका वैज्ञानिक नाम भी रखा है। प्रजाति की में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जिन्हें पहले कभी देखा ही नहीं गया था, जैसे उभरी हुई ठोड़ी का विकास, खोपड़ी और गोलाकार उत्तल अग्रभाग का निर्माण, छोटा शरीर तथा मस्तिष्क का बड़ा आकार, 1200 से 1800 सीसी इत्यादि के बीच की बात यहाँ पर हो रही है। और ये आप श्रृंखला ये देख सकते हैं, इस प्रकार की श्रृंखला है जो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया था। पहले मनुष्य पेड़ों पर रहता था, फिर धीरे धीरे यह कौन सी यहाँ पर आप देखें तो यह ऑस्ट्रेलिपिथेकस अफ्रीकनल लोग यहाँ पर इस प्रकार से बन रहे। फिर धीरे धीरे इनका सीधा हुआ, होमो इरेक्टस बने, फिर नियम्बरटाल बने, फिर इस पे कॉम्ब्रेगन बने और फिर आज आधुनिक मानव इस प्रकार से चलता ही है सीधा। तो यह अलग अलग ईयर भी लिखे हुए हैं और मानव विकास की इस श्रृंखला को बीए हिस्ट्री के अंतर्गत आपकी किताब में बनाया गया है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक छोटे छोटे लेक्चरों के रूप में, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक कठिन भाषा से आसान भाषा की तरफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कोई भी मुझसे कोई भी गलती हुई होगी, मैंने कुछ भी टॉपिक को छोड़ा होगा, आप मुझे फिर से याद दिला सकते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर सकते हैं। मैं आपका प्रिय साथी हरि अब आपसे इस वीडियो के माध्यम से अलविदा लेता हूँ। जल्दी ही आपको अगली वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन के अनुसार और इसी टॉपिक, इसी इकाई के अंतर्गत दूसरी वीडियो के साथ मिलने वाला हूँ। धन्यवाद।